वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं वो है कर्मा के बारे में। भाई हम लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि हमारे कर्म और हमारा कर्मा मतलब हमारी लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन हम लोग उसकी फिक्र तो बहुत करते हैं, लेकिन जब हमारे साथ होता है हम कहते हैं हमारे साथ क्यों हुआ। टाइटल फिर है होता है कर्मा हिट्स बैक। हाँ वो दूसरे कहते हैं, और टाइटल है व्हाट इज कार्मा, द साइकोलॉजी ऑफ कार्मा बाय सदगुरु, अ योगिस गाइड टू क्राफ्टिंग योर डेस्टिनी। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और हमारे ब्लॉग चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब जरूर करें। सदगुरु का मानना है कि कार्मा आपकी इंटेंशंस भी है, और इस बात को समझाने के लिए वो एक कहानी सुनाते हैं। दो दोस्त हर सैटरडे को एक जिस्म फरोश औरत यानी कि एक प्रोस्टिट्यूट के पास जाया करते थे। कार्मा, ये वो लफ्ज है दोस्तों जो आपने इंटरनेट पर बहुत सुना होगा। जब भी किसी शख्स के साथ बुरा होता है तो अक्सर लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि यही तो कार्मा है। यानी आम तौर पर गुमान ये किया जाता है कि कार्मा का मतलब यह है कि अगर कोई शख्स किसी के साथ बुरा करेगा तो एक दिन उसके साथ भी जिंदगी में बुरा होगा। जैसे कायनात के अंदर कोई ऐसा निज़ाम मौजूद हो जो हर अमल को रिकॉर्ड कर रहा हो और उसके बाद उसका सिला देता हो। लेकिन क्या वाकई कार्मा का ये मतलब है? क्या कार्मा सिर्फ बदले का नाम है? क्या ये कोई एक ऐसी गैबी यानी कि इनविजिबल रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की फोर्स है, या फिर कार्मा का मतलब कुछ और ज्यादा डीप है? इंडिया में एक योगी हैं जिनका नाम है जग्गी वसुदेव, जो कि सदगुरु के नाम से मशहूर है। उन्होंने कार्मा पे एक जबरदस्त किताब लिखी है जिसका नाम है कार्मा, अ योगीज गाइड टू क्राफ्टिंग योर डेस्टिनी। आज इस किताब के जरिए मैं हमेशा के लिए कार्मा का ये जो लफ्ज है, इसका मीनिंग, इसका एसेंस, इसकी सोल आपके लिए क्लियर कर दूंगा। बुक बडीज, कार्मा का लिटरल मीनिंग होता है एक्शन, कोई कर्म करना, कोई काम करना। लेकिन सदगुरु के मुताबिक लोगों ने कार्मा को एक्शन की बजाय रिवॉर्ड और पनिशमेंट के सिस्टम के तौर पर समझ लिया है। अक्सर लोग समझते हैं कि अच्छे काम का अच्छा फल मिलता है और बुरे काम की सजा मिलती है। यहाँ तक तो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो फल और सजा है ये आखिर मिलती कहाँ से है? यही असल मिसकंसेप्शन है। लोग कार्मा को एक बैलेंस शीट समझते हैं जहां पर इंसान की अच्छाइयों और बुराइयों का हिसाब रखा जाता है। कुछ लोग इस तरह समझते हैं जैसे कोई डिवाइन अकाउंटेंट आसमान पर बैठा हो और जो इंसान के हर अच्छे और बुरे काम का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा हो। लेकिन यहीं पे तो दोस्तों ट्विस्ट है। सदगुरु के मुताबिक ये सोच सिर्फ गलत नहीं बल्कि ट्रैजिक है, क्योंकि इस सोच ने लोगों को कंफ्यूज और खौफजदा कर दिया। लोग कार्मा के लफ्ज का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन अक्सर औकात उन्हें पता ही नहीं होता कि दरअसल इस लफ्ज का मतलब क्या है। सदगुरु का कहना है कि इस सोच ने इंसान को फेटलिस्टिक बना दिया। दोस्तों, फेटलिज्म का मतलब ये होता है कि आपके साथ जिंदगी में जो होगा वो लिख दिया गया है, वो तय है, अब आप कुछ नहीं कर सकते। ये सारा किस्मत का खेल है। दोस्तों, मेरी लाइफ की ये पक्की पक्की ऑब्जर्वेशन है कि जो लोग इस फेटलिज्म में पड़ गए ना, जो इस सोच में पड़ गए, तो ये सोच उनसे एक्शन छीन लेती है। फिर इंसान यही कहता है कि भाई जो किस्मत को मंजूर, जो मेरी तकदीर में था वही मेरे साथ जिंदगी में हुआ। दिस इज अ नॉनसेंसिकल अप्रोच ऑफ लिविंग लाइफ। सदगुरु यहाँ पर कार्मा का जो सारा एस्टैब्लिश कॉन्सेप्ट है उसको डेसिमेट कर देते हैं, तबाह बर्बाद कर देते हैं। वो कहते हैं कि कार्मा का रिवॉर्ड और पनिशमेंट यानी कि सजा और जजा से कोई ताल्लुक नहीं है। ना ये किसी आसमानी जज का निजाम है और ना ये गुड और इवल का सिंपल हिसाब किताब है। उनके मुताबिक कार्मा का मतलब यह है कि हमने अपनी जिंदगी का ब्लूप्रिंट खुद तैयार किया है। हमने कॉन्शियसली अपनी लाइफ के डिसीजंस लिए हैं जिनके कॉन्सिक्वेंसेस हमें ऑलरेडी पता है। और जब हम ये रियलाइज कर लेंगे कि हम जिंदगी की हर चॉइस, हर डिसीजन एक्टिवली खुद करते हैं, तो तब ही हम कार्मा को समझ सकते हैं। कार्मा वो है जो हम इस दुनिया में कर रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ा फिलोसॉफिकल आइडिया है। ये कहता है कि हम अपनी जिंदगी को एक्टिवली खुद अपने हाथों से, अपनी इंटेंशन से, अपने कॉन्शियसनेस से क्रिएट करते हैं। हम जिंदगी के शिकार, हम जिंदगी के विक्टिम नहीं है, बल्कि वी आर द क्रिएटर्स ऑफ लाइफ। जब हम ये कहते हैं ना कि ये मेरा कार्मा है, तो दरअसल इस स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि मैं अपनी जिंदगी का 100% जिम्मेदार हूँ। यही सदगुरु के कार्मा के कॉन्सेप्ट का सेंट्रल पॉइंट है कि आपने अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है। जब इंसान अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पेरेंट्स, अपने सोसाइटी, अपने समाज के ऊपर डालना छोड़ देता है, उसी दिन से दरअसल दोस्तों जिंदगी का आगाज होता है। सदगुरु कहते हैं कि कार्मा कोई डॉक्ट्रिन नहीं है, ये कोई रिलीजन, आइडियोलॉजी, स्क्रिप्चर या थ्योरी भी नहीं है। उनके मुताबिक कार्मा बस एग्जिस्टेंस का एक मैकेनिज्म है। ये आपके बिलीव करने या ना करने से काम नहीं करता। वो कहते हैं कि अगर आप एक दफा कार्मा को समझ गए ना, तो फिर आप अपनी जिंदगी में बैक सीट पर एक डरे हुए पैसेंजर की तरह नहीं बैठेंगे कि उफ मेरी जिंदगी में आगे क्या होने वाला है, बल्कि आप ड्राइविंग सीट संभालेंगे, स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में लेंगे
और बिना किसी डर के अपनी जिंदगी की गाड़ी चलाएंगे। ये कितना बड़ा आइडिया है दोस्तों। और मैंने ये देखा है कि जो लोग जिंदगी में ज्यादातर कामयाब होते हैं वो इसी तरह की आइडियोलॉजी पे चलते हैं। सदगुरु कहते हैं कि कार्मा 3 लेवल्स पर काम करता है, बॉडी, माइंड एंड एनर्जी। आप जो भी इन 3 लेवल्स पर काम करते हैं उसका एक इंप्रेशन आपके अंदर रिकॉर्ड हो जाता है। हर लम्हा हमारी 5 सेंसेस बाहर की दुनिया से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही होती हैं। जो हम देखते हैं, सुनते हैं, फील करते हैं, स्मेल करते हैं और टेस्ट करते हैं, ये सब हमारे माइंड में कंटिन्यूसली रिकॉर्ड होता रहता है। वक्त के साथ ये तमाम इंप्रेशंस मिलकर एक पैटर्न बना लेते हैं और आहिस्ता आहिस्ता यही पैटर्न्स हमारी हैबिट्स और टेंडेंसीज में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और फिर यही टेंडेंसीज हमारी पर्सनैलिटी, हमारी शख्सियत, हमारे नेचर का हिस्सा बन जाती हैं। वो कहते हैं कि कार्मा बिल्कुल उस सॉफ्टवेयर की तरह है जो आपने खुद लिखा हो, लेकिन बिना ये जाने कि आप उसे लिख रहे हैं। और मजे की बात है कि आप खुद रोजाना की बेसिस पर इस सॉफ्टवेयर को अपडेट भी कर रहे होते हैं। आप जिंदगी में किस तरह से रिएक्ट करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, अपने इमोशंस को किस तरीके से रेगुलेट करते हैं, उसी हिसाब से ये सॉफ्टवेयर रोजाना की बेसिस पर चेंज होता रहता है। फिर एक वक्त आता है जब ये सॉफ्टवेयर आपकी जिंदगी को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। इसीलिए कुछ लोग बार बार एक ही टाइप के प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं। कुछ लोग हर रिलेशनशिप में एक जैसी मिस्टेक्स रिपीट करते हैं। कुछ लोग एडिक्शन से निकलना चाहते हैं, लेकिन फिर वही आदतें वापस उन्हें खींच लेती हैं। सदगुरु कहते हैं कि भाई ये कोई किस्मत का खेल नहीं है, ये वही अनकॉन्शियस पैटर्न्स हैं जो इंसान ने खुद डेवलप किए होते हैं। अच्छी बात यह है कि उनके मुताबिक ये सॉफ्टवेयर परमानेंट नहीं है, आप इसको बदल सकते हैं अपनी आदत से, अपनी सोच से, अपनी थॉट से। जिस तरह कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जा सकता है, उसी तरह इंसान अपने कार्मिक पैटर्न्स को भी बदल सकता है। यानी कि कार्मा का ये सारा कंट्रोल दरअसल हमारे ही हाथ में है। इसके बाद सदगुरु एक और इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म एक्सप्लेन करते हैं। उनके मुताबिक हर थॉट हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन पैदा करती है और हर केमिकल रिएक्शन बॉडी में एक सेंसेशन क्रिएट करता है। फिर वो सेंसेशन दोबारा उसी थॉट को और मजबूत कर देती है। यानी थॉट से केमिकल रिएक्शन पैदा होता है, केमिकल रिएक्शन से सेंसेशन पैदा होती है और सेंसेशन दोबारा उसी थॉट को रीइंफोर्स कर देती है। ये साइकिल बार बार रिपीट होता रहता है। इसी वजह से कुछ इमोशंस वक्त के साथ हमारी परमानेंट स्टेट बन जाते हैं। उनके मुताबिक हमारे थॉट्स और इमोशंस आहिस्ता आहिस्ता हमारी बॉडी केमिस्ट्री को भी चेंज कर देते हैं। वक्त के साथ ये तमाम एक्सपीरियंसेस हमारे अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर होते रहते हैं और फिर यही अनकॉन्शियस हमारी सोच, हमारे एक्शंस को डिटरमिन करता है। यही बात तो द ग्रेट साइको एनालिस्ट सिगमंड फ्रॉइड ने कही थी। सदगुरु का मानना है कि कार्मा आपकी इंटेंशंस भी है और इस बात को समझाने के लिए वो एक कहानी सुनाते हैं। 2 दोस्त हर सैटरडे को एक जिस्म फरोश औरत यानी कि एक प्रोस्टिट्यूट के पास जाया करते थे। एक दिन रास्ते में उन्हें भगवत गीता पर एक लेक्चर सुनाई दिया। पहले दोस्त को अपने अमल पर गिल्ट महसूस हुआ। उसने सोचा कि आज प्रोस्टिट्यूट के पास जाने की बजाय गीता का लेक्चर सुनना चाहिए। वो दोस्त तो लेक्चर हॉल में चला गया, जबकि उसका दोस्त उस जिस्म फरोश औरत के घर चला गया। लेकिन जो शख्स लेक्चर हॉल में बैठा था उसका सारा ध्यान अपने दोस्त पर था। वो सोच रहा था कि उसका दोस्त कितना एंजॉय कर रहा होगा और मैं यहाँ लेक्चर में फंसा हुआ हूँ। दूसरी तरफ जो शख्स प्रोस्टिट्यूट के पास गया था वो अपने दोस्त के बारे में सोच रहा था। वो उसकी तारीफ कर रहा था और सोच रहा था कि मेरा दोस्त कितना अच्छा फैसला कर गया है, वो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है और मुझे भी यही कोशिश करनी चाहिए। अब जाहिरी तौर पर जो दोस्त लेक्चर हॉल में बैठा हुआ गीता सुन रहा है वो ज्यादा रिलीजियस लग रहा है, ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन कार्मिक लेवल पर ज्यादा नुकसान उसी ने उठाया। लेकिन आखिर क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी लेक्चर हॉल में थी, लेकिन उसका माइंड और इंटेंशंस कहीं और थे। जबकि दूसरा शख्स गलत जगह पर मौजूद होने के बावजूद अंदर से अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के बारे में सोच रहा था। इसीलिए सदगुरु कहते हैं कि कार्मा सिर्फ एक्शन का नाम नहीं, इसका सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है वोल्यूशन, यानी कि नियत या फिर इंटेंशंस। अब अगला सवाल यह है कि क्या कार्मा इंडिविजुअल होता है या फिर कलेक्टिव भी होता है? इसका मतलब यह है कि क्या कोई फैमिली, कोई कम्युनिटी, कोई सिविलाइजेशन, कोई कौम, कोई जनरेशन वो अपना कलेक्टिव कार्मा भी क्रिएट करती है? सदगुरु यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि है कुल्ला वेदना, यानी कि कलेक्टिव सफरिंग। यानी ऐसी सफरिंग जो सिर्फ एक इंसान की पर्सनल हिस्ट्री से नहीं आती, बल्कि फैमिली, कम्युनिटी या प्रीवियस जनरेशन से भी ट्रांसमिट होती है। यानी जो कुछ भी हम लोग करते हैं उसका असर सिर्फ हमारी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी पर नहीं आता, बल्कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस सारी जनरेशन को भुगतने पड़ते हैं। अगर एक फैमिली में जनरेशंस तक फियर, ग्रीड, एंगर, वायलेंस या इनसिक्योरिटी रही हो तो उसका असर उसकी अगली नस्लों पर भी पड़ता है। इसी तरह अगर एक सोसाइटी इनजस्टिस, पॉवर्टी, इग्नोरेंस या वायलेंस को नॉर्मल बना दे तो उसका रिजल्ट सिर्फ एक इंसान नहीं, पूरी जनरेशन भुगतती है। यहाँ कलेक्टिव कार्मा का ये मतलब नहीं कि कोई इनविजिबल पनिशमेंट आ रही है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि हमारे एक्शंस का रिजल्ट सिर्फ हम तक लिमिटेड नहीं रहता। जैसे अगर एक सोसाइटी बिना प्लानिंग के पॉपुलेशन बढ़ाती जाए, रिसोर्सेज मैनेज ना करे, एजुकेशन और फैमिली प्लानिंग पर काम ना करे,
तो उसका बर्डन फ्यूचर जनरेशंस उठाती हैं। फिर हम इसे किस्मत या डिवाइन विल कहकर साइड पे नहीं रख सकते। हर इंसान अपने लेवल पर रिस्पॉन्सिबल है। आप जिस तरह बिहेव करते हैं, जिस तरीके से अपनी लाइफ को कंडक्ट करते हैं, जिस तरीके से वोट देते हैं, जिस तरह मुआशरे में बिहेव करते हैं, उसी तरह का मुआशरा कलेक्टिव कार्मा के जरिए आप क्रिएट करते हैं। इस किताब में सदगुरु ने एक और माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, जिसमें उन्होंने इंसान की मेमोरी यानी याददाश्त और कार्मा को कनेक्ट किया। योगिक ट्रेडिशन के मुताबिक मेमोरी की 8 डायमेंशंस होती हैं: एलिमेंटल, एटॉमिक, एवोल्यूशनरी, जेनेटिक, कार्मिक, सेंसरी, आर्टिकुलेट और इनआर्टिकुलेट। इनमें पहली 4 मेमोरीज वो हैं जिनमें इंसान की पर्सनल चॉइस या नीयत का कोई रोल नहीं। ये हमारे कलेक्टिव कार्मा का हिस्सा है, यानी अर्थ, वाटर, फायर, एयर और ईथर, इन सब एलिमेंट्स की अपनी मेमोरी है। फिर है एटॉमिक मेमोरी, जिसका मतलब है कि हमारे एटम्स भी एक स्पेसिफिक पैटर्न्स के साथ काम करते हैं और हमारे सिस्टम को शेप देते हैं। एवोल्यूशनरी मेमोरी वो है जो हमें ह्यूमन बीइंग्स बनाती है। इसी वजह से हमारी बॉडी ह्यूमन बॉडी की तरह फंक्शन करती है, एनिमल या प्लांट की तरह नहीं। जेनेटिक मेमोरी वो है जो हमें अपनी फैमिली और एंसेस्टर से मिलती है। इसमें हमारे फिजिकल फीचर्स, कुछ साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज और फैमिली पैटर्न्स शामिल होते हैं। इसके बाद जो अगली 4 मेमोरीज हैं वो हमारे इंडिविजुअल कार्मा से रिलेटेड है, क्योंकि उसके अंदर हमारी नीयत और पर्सनल चॉइस शामिल होती है। कार्मिक मेमोरी वो इंप्रेशंस हैं जो हमारे एक्शंस, इमोशंस, थॉट्स और एक्सपीरियंसेस से बनती हैं। इसी से हमारे लाइक्स, डिसलाइक्स, हैबिट्स और पर्सनालिटी शेप होती है। सेंसरी मेमोरी वो है जो हमारी 5 सेंसेस के जरिए बनती है। जो हम देखते हैं, सुनते हैं, टेस्ट करते हैं, स्मेल करते हैं और फील करते हैं, वो हमारे अंदर इंप्रेशंस क्रिएट करता है। इनआर्टिकुलेट मेमोरी वो गहरी मेमोरी है जो हमारे अंदर मौजूद होती है, लेकिन हमें क्लियरली मालूम नहीं होता कि वो कहाँ से आ रही है। ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड की फाउंडेशन की तरह काम करती है। और आखिर में आर्टिकुलेट मेमोरी, ये वो है जो हमें कॉन्शियसली मालूम होती है, जैसे इन्फॉर्मेशन, लैंग्वेज, एजुकेशन, एक्सपीरियंसेस और वो नॉलेज जो हम क्लियरली एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये सब 8 मेमोरीज अलग अलग बॉक्सेस नहीं है, बल्कि ये सब कंबाइन होके, ब्लेंड होके एक इंसान को यूनिक बनाती है। इसीलिए 2 लोग सेम फैमिली, सेम सोसाइटी और सेम एनवायरनमेंट में रहकर भी बिल्कुल सेम नहीं होते। यानी सदगुरु प्रूव ये करना चाह रहे हैं कि इंसान एक्यूमुलेटेड मेमोरी का रिजल्ट है। लेकिन इंसान की खूबसूरती ये है कि वो सिर्फ अपनी मेमोरी का प्रिजनर नहीं रहना चाहता। अगर इंसान कॉन्शियस हो जाए तो वो अपनी एक्यूमुलेटेड मेमोरी से ऊपर उठकर अपनी जिंदगी खुद क्रिएट कर सकता है। आपकी जिंदगी में मुश्किलात तो आएंगी, हर इंसान की जिंदगी में आती है। फर्क ये होता है कि आप उस मुश्किल को परसीव कैसे करते हो। द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन अ ह्यूमन बीइंग एंड अ मशीन इज परसेप्शन। अब बहुत से लोगों का सवाल होगा कि भाई हम अपने कार्मा को बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि किस तरीके से करें। तो इसकी टिप्स भी इस किताब में सदगुरु ने दी हैं। लेट्स रिव्यू देम। सदगुरु का कहना है कि कार्मा से बचने का तरीका ये नहीं कि आप एक्शन करना छोड़ दें, बल्कि आप एक्शन के तरीके कार को बदल दें। उनके मुताबिक हर इंसान को एक्शन करना ही पड़ता है। सांस लेना, सोचना, बोलना, काम करना, रिलेशनशिप बनाना, ये सब एक्शंस हैं। इसलिए एक्शन से भागना मुमकिन नहीं। सवाल सिर्फ इतना है कि जो एक्शन आप ले रहे हैं वो आपको ज्यादा फंसा रहे हैं या फिर आपको आजाद कर रहे हैं। इसी को वो कर्मा योग या फिर कर्म योग कहते हैं। उनके मुताबिक कर्म योग का मतलब सिर्फ चैरिटी करना, सोशल सर्विस करना या बहुत बिजी रहना नहीं। बहुत से लोग समझते हैं कि जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ही स्पिरिचुअल होंगे। सदगुरु इस बात को अपोज करते हैं। वो कहते हैं कि असल मामला क्वांटिटी का नहीं बल्कि क्वालिटी का है। एक ही काम 2 लोग अलग तरीके से कर सकते हैं। एक शख्स उसे शदीद स्ट्रेस में और इगोइस्टिक अंदाज में करेगा, जबकि दूसरा उसे बहुत ही जॉयफुल अंदाज में और खुशी खुशी करेगा। इसी बात को समझाने के लिए वो 3 पत्थर काटने वाले मजदूरों की एग्जांपल देते हैं। एक दिन एक शख्स ने 3 मजदूरों से एक ही सवाल पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। पहले मजदूर ने जवाब दिया, नजर नहीं आ रहा, मैं पत्थर काट रहा हूँ। दूसरे ने कहा, मैं अपना पेट पालने के लिए पैसा कमा रहा हूँ। लेकिन तीसरे मजदूर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं एक शानदार मंदिर बना रहा हूँ। तीनों एक ही काम कर रहे थे, लेकिन तीनों का नजरिया मुख्तलिफ था। लिहाजा सदगुरु ये बात कहना चाहते हैं कि जिंदगी में जब आप कोई भी काम करें तो उसकी बहुत बड़ी डिपेंडेंस आपके एटीट्यूड पे होती है। असल अहमियत इस बात की है कि आप उस काम को किस नजरिए, किस अहमियत और किस सोच से कर रहे हैं। इसके बाद वो ड्यूटी के कॉन्सेप्ट को भी चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ ड्यूटी निभाना स्पिरिचुअल नहीं है। अगर इंसान मजबूरी में कोई काम कर रहा है तो ना वो खुद खुश होगा और ना दूसरों को खुशी देगा। वो कहता है कि अगर आप किसी काम से मोहब्बत नहीं करते और सिर्फ उसे बर्डन के तौर पर कर रहे हैं तो आप सिर्फ मिजरी प्रोड्यूस करेंगे। इसीलिए एक्शन ड्यूटी से नहीं बल्कि इन्वॉल्वमेंट से आना चाहिए। इसके बाद वो एक और इंटरेस्टिंग इक्वेशन समझाते हैं, जो कि है बीइंग, डूइंग एंड हैविंग। सदगुरु का कहना है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी उल्टे तरीके से गुजारते हैं। वो पहले पैसा कमाना चाहते हैं, शोहरत कमाना चाहते हैं, इज्जत कमाना चाहते हैं और फिर कहते हैं कि इसके बाद मैं खुश रहूंगा और अपने आप को मुकम्मल फील करूंगा।
लेकिन उनके मुताबिक इसका तरीका बिल्कुल उलट है। पहले इंसान को अंदर से मुकम्मल होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, फिर उसके जो एक्शंस होंगे वो दरअसल उसकी इनर स्टेट को रिफ्लेक्ट करेंगे। उसके बाद जो कुछ मिलना है वो नेचुरली मिल जाएगा। यानी कि सक्सेस हैप्पीनेस नहीं पैदा करती, हैप्पीनेस सक्सेस पैदा करती है। कितनी बड़ी बात है। उनका कहना है कि आपका प्रोफेशन, अचीवमेंट्स या सोशल स्टेटस आपकी असल पहचान नहीं, बल्कि सिर्फ आपके रोल्स हैं। जब इंसान अपनी आइडेंटिटी को इन चीज़ों से जोड़ लेता है तो उनके ख़त्म होने पर वो खुद को भी खो देता है। इसके बाद सदगुरु सैक्रिफाइस यानी कुर्बानी के कॉन्सेप्ट को भी क्या खूबसूरती से एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं कि सैक्रिफाइस का मतलब किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है। अगर आप किसी चीज़ को इसलिए छोड़ते हैं कि बदले में आपको अल्लाह, भगवान या सोसाइटी कुछ दे, तो ये सैक्रिफाइस नहीं बल्कि सिर्फ एक ट्रांजैक्शन है। असल सैक्रिफाइस ये है कि आपकी पूरी जिंदगी ही एक ऑफरिंग बन जाए, फिर आपको ये परवाह ना हो कि आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा या नहीं। इस स्टेट को वो यागना कहते हैं और दरअसल यही ट्रू सैक्रिफाइस है। तो दोस्तों, ये तो थी कारमा की इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन। अब आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आपकी जो इनिशियल अंडरस्टैंडिंग थी कारमा को लेके, क्या वो इस वीडियो के बाद तब्दील हुई है या नहीं, और अगर हुई है तो आपने क्या सीखा है। मेरी दुआ है कि आपका कारमा आपको कामयाबी के करीब ले जाए। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय। मोस्टली हम कर्मा को जो है यही कंसीडर करते हैं कि भाई किसी ने हमारे साथ बुरा किया तो उसके साथ भी जो है वैसा ही होगा, या उससे मिलता जुलता जो है वो कुछ होगा, जैसे हमने वीडियो के स्टार्ट में भी जो है वो बात की। लेकिन हाँ, अगर देखा जाए तो भाई आप कर्म कोई भी करते हैं, बेशक अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, उसका रिवॉर्ड उसी के हिसाब से आपको मिलता है। मुझे लगता है सबसे बड़ी बात जो मुझे एक ह्यूमन नेचर में मैं कहूँगी कि वो ना बताते रहना चाहिए टाइम टू टाइम कि प्लीज़ इसको मत पालो, और वो है एक्सपेक्टेशन। जैसे लास्ट में उन्होंने बोला ना ऑफरिंग वाला, क्योंकि मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेशन अगर आपकी बहुत कम होगी ना, अब मैं ये नहीं कहती कि इंसान एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती है आपकी, बट प्रॉब्लम क्या है ना कि हमारी एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा सेट हो जाती है ना, हम इतने इमोशनल डिपेंड करते हैं दूसरों पर स्टार्टिंग से कि भाई वो फिर हमें बड़ा खमियाजा उसका भुगतना पड़ता है। और अगर हम लोग कारमा की बात करें, ऑनेस्टली लोगों को यही लगता है, मोस्टली लोगों को ये लगता है कि मतलब हम लोग ना डिपॉजिट कर रहे हैं अपने कर्म, बस अच्छे कर्म करते जा रहे हैं, इस दुनिया में तो नहीं, हमें बाद में इसके जो है ना वो रिवॉर्ड्स मिलेंगे। लेकिन अगेन हर किसी की अपनी अपनी एक सोच है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि जो हम लोग अपने ही एक पैटर्न में फंसे रहते हैं और उस लूप में से निकलते नहीं हैं, वो बहुत मैं कहती हूँ कि एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है। सबसे पहली बार लोगों को पैटर्न्स पता ही नहीं होते कि हमारे पैटर्न्स क्या हैं, उनको आइडेंटिफाई करने में ही काफ़ी टाइम था। और मैं ये नहीं कहूँगी कि इसमें उनका भी कसूर है, प्रॉब्लम ये है ना कि कोई इतना कॉन्शियस है ही नहीं है। सोसाइटी हमारी इस तरह की बन चुकी है ना। हाँ, स्टार्टिंग से कोई ऐसी टीचिंग ही नहीं है, वो डिपॉजिट वाला जो एक पैटर्न है ना सब उसी को फॉलो कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली फिर लोगों के बीच में कहाँ से ऐसी सोच आएगी। दूसरी बात ये कि भाई ये जो कलेक्टिव कारमा ना, मुझे तो लगता है हम वही भुगत रहे हैं, पूरी कौम ही हम भुगत रहे हैं कलेक्टिव कारमा। हमारा तो अलग लेवल पर जो है ना वो चल रहा है, हम तो उसकी बात ना ही करें तो अच्छा है। इनजस्टिस हमें देखने को मिल रहा है, बेसिक जरूरतें हमारी पूरी नहीं हो रही, तो कलेक्टिव कारमा वही ना, वो एक अलग लेवल पे चल रहा है, उसकी तो बात ही ना करें। लेकिन जो है ना हम अगर देखें तो हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हम फ़ौरन जो है उसे कह देंगे भाई हमारी मेहनत ही, हमने ये किया वो किया। लेकिन हमारे साथ कुछ बुरा होता है, लाज़मी बात है, हर जो चीज़ है वो एक साइकिल है, तो वो दूसरे की वजह से हो गया, वो कहीं ना कहीं आप तक आना ही। फिर आपके जहन में बहुत सारे ऐसे सवालात उठते हैं कि मैंने तो कभी किसी का कुछ किया नहीं, ऐसा है वैसा है। लेकिन समटाइम्स इस तरह होता है कि जाने अनजाने में, मोस्टली वैसे जाने में ही होता है कि आप जानबूझकर जो है वो दूसरों को इस तरह की बातें करते हैं कि उनका दिल जो है वो दुखे, उन्हें जो है वो बुरा लगे। और जब वो चीज़ें रिटर्न आपके पास आती हैं ना, तो फिर आप जो है ना एक तरह के हो जाते हैं कि भाई हमने तो कभी कुछ किया नहीं, पता नहीं तो क्यों हो रहा है कि आप कॉन्शियस नहीं है ना। फिर मुझे लगता है आपको आपकी इंटेंशंस और फिर साथ में एक्सपेक्टेशंस उस तरह से सेट नहीं करनी। सबसे ज़्यादा इंटेंशंस मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। हम्बल होना, कॉन्शियस होना, अपने बारे में जानना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा। मुझे तो दुनिया में ना सबसे बुरी अल्फाज पता क्या लगते हैं, हर बंदे को पता होता है कि अगला बंदा जो है वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, लेकिन कोई नहीं होते पागल है तुसी समझदार हो। ये लाइन्स जो है ना मुझे बहुत बुरे लगते हैं कि भाई अगला अगर कर सकता है तो भाई फिर आप भी शांति से ना चुप करके वैसा ही रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। लेकिन सोसाइटी है, सोसाइटी में बहुत सारे लोग जो हैं
कोई नहीं वो तो पागल है, तू तो समझदार है उन्होंने पता नहीं किवें बोली दे। भाई मैं कहता हूँ ऐसे लोग फिर सही रहते हैं, बोल के सर्विस करके बाद में साइड पे हो जाते हैं, अच्छे भी बन जाते हैं। बट आई डोंट लाइक दीज लाइन्स सीरियसली, क्योंकि इसमें ना आप कारपेट के नीचे गन डालते जा रहे हैं देख कर अभी। बट खैर ये मैं कहूँगी पार्ट है हमारी सोसाइटी का, यहाँ का बात कर रही हूँ क्योंकि मैंने मेजोरिटी लोगों को ऐसे ही देखा हुआ है। और वो जो बेवकूफ़ बन रहे होते हैं ना, मतलब प्रिटेंड कर रहे होते हैं, वो अलग ही लेवल के मैं कहती हूँ कि खुश रहते हैं अपनी ज़िंदगी में। बट अगेन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आपको, मुझे लगता है कि बेहतर इंसान बनना ना, तो आपको अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी, सही बात तभी है। आपकी चीज़ें जो हैं वो सही होती हैं। बट इस पॉइंट पर भी आकर बहुत सारे लोग आपको अपोज करते हैं, ये भी सच है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपका कहना इन सब चीज़ों के बारे में। हमने तो अपने दिल के फफोले सारे आपके साथ शेयर कर दिए हैं। और बाकी कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। समझते सब हैं, लेकिन भाई प्रिटेंड यही सब करते हैं, हम भोले हैं बहुत ज़्यादा। और मिलेंगे अब नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब